हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ अभी निकल के आ रही है कि स्टीवन जेरार्ड जो हैं वो मैनेजर बन गए हैं एस्टन विला के। कंफर्म हो गया है, सब जगह आ गया है और ही विल बी द वन टू टेक ओवर फ्रॉम डीन स्मिथ। तो क्या रिएक्शन है मेरा? आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टीवन जेरार्ड और वो सही रूट पे जा रहे हैं। मतलब सही उन्होंने जो अपनी मैनेजरियल जर्नी है उसके जो मतलब इनिशियल स्टेप्स है बहुत सही लिए हैं। तो सबसे पहले तो वो एक नॉन टॉप 5 लीग में गए, स्कॉटिश प्रीमियर लीग में गए। वहाँ पे उन्होंने रेंजर्स के साथ बहुत अच्छा काम किया, वहाँ टाइटल जीता उन्होंने, अनबीटन टाइटल जीता। और फिर उसके बाद अब जब उनको प्रीमियर लीग में आने का मौका मिला है तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही बड़े क्लब में जा रहे हैं वो फ्रॉम दी ऑफसेट, बट एक मैं कहूँगा लोअर लेवल नहीं बट एक मिड टेबल टीम एस्टन विला। क्लब तो देखिए एस्टन विला बहुत एम्बिशियस है, जिस तरीके की साइनिंग्स उन्होंने करी हैं समर में आप देख लीजिए, जिस तरीके की उन्होंने स्पेंडिंग करी है। एमिल बुंडिया हो गए, लियोन बेली हो गए, डैनी इंग्स हो गए। और हम देखें तो डीन स्मिथ ने बहुत अच्छा काम भी किया है पिछले 1-2 सीज़न से, बहुत अच्छा उन्होंने, लास्ट सीज़न भी काफ़ी अच्छा रहा था विला का परफॉर्मेंस लीग में। तो एम्बिशियस तो है क्लब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सीज़न विला के लिए अच्छा रहा नहीं, तो डीन स्मिथ को सैक कर दिया गया। डिसअपॉइंटिंग है परफॉर्मेंस एस्टन विला की काफ़ी ज़्यादा इस सीज़न। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 5 मैच लगातार हारी है एस्टन विला, 11 मैच में 10 पॉइंट हैं, 16th प्लेस पे हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। उससे पहले कॉल लिया एस्टन विला ने, एक ब्रेव कॉल फॉर अ क्लब लाइक एस्टन विला, लेकिन ये एक एम्बिशन शो करता है आपको और किस तरीके से एक क्लब को जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नहीं, जिनकी बहुत ज़्यादा डीप पॉकेट्स हैं नहीं, कैसे वो अपना क्लब एक मतलब अच्छे डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ों को मूव करना चाह रही है, किस तरीके से वो टॉप 4 टॉप 6 टीम से कम्पीट करने के सपने देख रही है, उस तरीके से विला का जो है वो प्रोजेक्ट उस डायरेक्शन में जा रहा है। और आई थिंक ये एक अच्छा मूव है विला के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टीवन जेरार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि स्टीवन जेरार्ड को एक तो एक्सपोजर मिलता है ईपीएल का। ही हैज़ बीन अ ईपीएल लेजेंड एंड अ लिवरपूल लेजेंड, कोई डाउट नहीं है उसमें, मतलब बहुत ही बड़े प्लेयर हैं स्टीवन जेरार्ड अगर उनके एज अ प्लेयर आप क्रेडेंशियल्स की बात करें। लेकिन मैनेजरियल भी आई थिंक उनमें पेडिग्री है, अच्छा काम किया है रेंजर्स के लिए। कभी कभी वो जो सक्सेस होती है लोअर लीग्स से वो बिग लीग्स में ट्रांसलेट करना एकदम से किसी बड़ी टीम के साथ उतना ईजिली पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ द राइट मूव। और थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को स्टेबल करने में, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई नया मैनेजर आता है, यहाँ पे लिवरपूल फैंस बहुत एक्साइटेड हैं टू सी जेरार्ड एज द न्यू मैनेजर। और अगर जेरार्ड अच्छा करते हैं एस्टन विला के साथ तो आई हैव नो डाउट्स कि जब क्लॉप 1-2 साल बाद मूव ऑन करेंगे लिवरपूल से तो स्टीवन जेरार्ड विल बी द मैन टू टेक ओवर। लेकिन वो सब डिपेंड करेगा हाउ वेल ही परफॉर्म्स इन एस्टन विला, एंड आई थिंक ही हैज़ द कैपेबिलिटी, ही हैज़ द एबिलिटी। बहुत इंटेलिजेंट मैनेजर हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है रेंजर्स के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि स्टीवन जेरार्ड टू एस्टन विला इज़ अ गुड मूव, और जो भी अवेलेबल मैनेजर्स थे आई थिंक अच्छा रिक्रूटमेंट किया है विला ने। बाकी देखते हैं, इस सीज़न से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी विला को। आई थिंक दे विल बी लुकिंग टू जस्ट बी अराउंड दैट 10th 11th प्लेस इन द लीग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैग्ड है लीग इस बार अगर आप देखें, बिकॉज वेस्ट हैम बहुत अच्छा खेल रही है, ब्राइटन बहुत अच्छा खेल रही है, एवर्टन अच्छा खेल रही है, लेस्टर भी रहेगी टॉप हाफ में, वुल्व्स का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा है सीज़न का। तो आई थिंक वो टॉप हाफ में आने में तो थोड़ा सा दिक्कत है। आर्सेनल आर बैक टू देयर बेस्ट ऐसा लग रहा है, तो वो टॉप हाफ में ब्रेक करने में तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी एस्टन विला को। लेकिन आई थिंक वो अब एम करेंगे कि हम बॉटम हाफ को तो एटलीस्ट टॉप करें, वो 11th-12th पोजीशन पे हम कंफर्टेबली रहें। और जो कि लग रहा था कि शायद विला रेलीगेशन जोन की तरफ बढ़ रही है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकने में कामयाब रहेंगे जेरार्ड, ऐसा चाहेंगे फैंस की रहें जेरार्ड ये सब ना होने दें और चीज़ें हैं जो वो अब सही डायरेक्शन में मूव करें। दूसरी जगह बात करेंगे तो फ्रैंक लैम्पार्ड का नाम आ रहा है टू टेक ओवर फ्रॉम डैनियल फार्क एज द नेक्स्ट नॉरिच मैनेजर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये भी एक टफ जॉब है, क्योंकि नॉरिच आर एट द बॉटम ऑफ द लीग, आई स्टिल सी देम गेट रेलीगेटेड। और अगर फिर से रेलीगेट हो जाती है लैम्पार्ड के मैनेजमेंट के अंडर नॉरिच, तो एक लैम्पार्ड के लिए ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका फिर सेकंड स्टिंट एज अ मैनेजर, टेक्निकली थर्ड, डर्बी काउंटी, चेल्सी, देन नॉरिच, तो जो थर्ड स्टिंट है उनका मैनेजर वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि उतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा जितना वो चाहेंगे। ऑल्दो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अभी नॉरिच को इस गड्ढे से निकालना जो कि जिसमें नॉरिच है अभी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन में। अगर आप लीग टेबल को देखें तो पहली विन मिली थी उनको ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट अभी लास्ट वीक, और 5 पॉइंट हैं सिर्फ 11 मैचेस में। ऑल्दो रेलीगेशन बैटल है वो अभी
काफ़ी मतलब मैं कहूँगा क्लियर नहीं है कि कौन रेलीगेशन कंटेंडर्स होंगे। अगर आप मैथमेटिकली बात करें 14th प्लेस और लास्ट प्लेस में सिर्फ 7 पॉइंट का फ़र्क है, तो 7 पॉइंट का फ़र्क जब रेलीगेशन बैटल की बात आती है तो 3 या 4 अच्छे रिजल्ट और पूरी जो टेबल है वो पलट जाती है। लो लास्ट की 5-6 टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या लैम्पार्ड इस क्रम्बल होती हुई नॉरिच टीम को बचा पाएंगे? मेरे थोड़े से रिजर्वेशंस हैं लैम्पार्ड की एबिलिटी को लेके नहीं। आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर, और इस तरीके के प्लेयर्स होते हैं जो यंग प्लेयर्स हैं, थोड़े एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, थोड़ा पूल जो है नॉरिच का थोड़ा मिक्सड है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, यंग प्लेयर्स भी हैं। चेल्सी के बिली गिलमोर भी हैं, उसमें जो उनके फेवरेट प्लेयर थे, काफ़ी उनको मौके दिए थे लैम्पार्ड ने खेलने के लिए जब वो चेल्सी के मैनेजर थे। तो क्या होता है जब आप हारने लगते हैं ना तो आपकी मेंटेलिटी क्रम्बल करने लगती है एज प्लेयर्स भी, और एक जैसे जीतना एक हैबिट बनती है ना, हारना भी एक हैबिट बन जाती है। तो इट इज़ डाउन टू द प्लेयर्स कि लैम्पार्ड कैसे उन प्लेयर्स को इस मेंटेलिटी से ऊपर लेके आते हैं, उभार पाते हैं, कैसे उनमें वो वापस से को जीतने की जो एक वो अग्रेशन है उसको जगा पाते हैं। तो मेन काम तो लैम्पार्ड का वो होगा, रादर देन बीइंग टैक्टिकल या जो भी मतलब फील्ड पे गलत हो रहा है उसको सही करने पे। फ्रॉम अ टैक्टिकल एंड मतलब फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ जो भी चल रहा है, मेन चीज़ है कि मेंटली प्लेयर को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा और ऑफ द फील्ड चीज़ें हैं वो ठीक करनी पड़ेंगी। बट हमने देखा है कि कभी कोई टीम स्ट्रगल करती है तो हुआ है, ऐसा नहीं मैं को बोलूँगा कि हुआ ही नहीं है कि वही टीम पूरे टाइम रेलीगेशन जोन में पड़ी थी पूरे सीजन, लास्ट के 5-6 मैचेस में उन्होंने अपने आप को बचा लिया। हुआ है ऐसा, बोल्टन ने एक बार किया था, एक बार वेस्ट ब्रॉम ने किया था, हुए हैं ऐसे सर्वाइवल्स, बहुत ग्रेट एस्केप्स हुए हैं कहीं ना कहीं। बर्नमथ ने भी ऑलमोस्ट एक सीजन कर लिया था बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे वो रेलीगेट हो गए थे। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आई थिंक लैम्पार्ड कैन बी अ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मेकिंग नॉरिच स्टे इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। तो इंटरेस्टिंग है ये भी, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक ये हो जाएगा, काफ़ी मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कुछ दिन से, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, फिर बात करेंगे डिटेल में जब ये न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी। एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है आज, वो मैं देख रहा हूँ मतलब कल से ही आ रही थी, आज थोड़ा सा और उसने आग पकड़ी है उस न्यूज़ ने कि ब्रेंडन रॉजर्स को कंसिडर किया जा रहा है एज द नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर इन केस ओले गनर सोल्शायर को सैक किया जाता है। तो इस चैनल पे हमने बहुत बार बात करी है मोहक और दिव्यांश के साथ और उस्मान भाई के साथ, डिटेल में भी डिस्कशन करी थी कि भाई कौन आना चाहिए, क्या एंटोनियो कॉन्टे को आना चाहिए था, आज आना चाहिए था उस टाइम पे, स्पर्स में जब नहीं गए थे उससे पहले क्या मौका था मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास उनको पोच करने का, उनको लाने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उन्होंने। अब ब्रेंडन रॉजर्स का नाम आ रहा है, तो मेरी एक जो ब्रेंडन रॉजर्स को लेके आप कह लें कि एक अगर मैं न्यूट्रल सोचूं तो भी, और अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो भी, एक जो मेरे को दिक्कत है ब्रेंडन रॉजर्स से वो ये है कि भैया उन्होंने कुछ जीता नहीं है मेजर अपने मैनेजरियल स्टिंट में। अगर आप उनका मैनेजरियल स्टिंट देखें तो चेल्सी रिजर्व्स को भी वो मैनेज कर चुके हैं 2006 से 2008 तक, और फिर वॉटफोर्ड, रेडिंग, स्वानसी, फिर लोअर डिवीजन टीम से लेके फिर लिवरपूल के उनको मैनेजर बनाया गया था 2012 में। काफ़ी अच्छा काम किया था उन्होंने स्वानसी के साथ तो उस टाइम, और अच्छी फुटबॉल खिलाई थी। लिवरपूल से ऑलमोस्ट उन्होंने टाइटल जीत लिया था 13-14 सीजन पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक डिबेट ये है कि क्या वो स्टरिज और सुआरेज और जेरार्ड की ब्रिलियंस थी कि लिवरपूल इतना आगे गई थी? क्योंकि बहुत अगर आप डिस्कशन करेंगे लिवरपूल फैन से भी, वो जो ट्रिपल एस था उस टाइम पे, सुआरेज, स्टर्लिंग और स्टरिज का, उन लोगों ने बहुत हेल्प करी थी, और कहीं ना कहीं सुआरेज का बहुत मेजर रोल था लिवरपूल को कैरी करने में। उस सीजन टाइटल रेस में भी बनी हुई थी जो लिवरपूल एंड तक, वो सुआरेज की वजह से ही बनी हुई थी। ब्रेंडन रॉजर्स का टैक्टिकली और टीम पे इतना कोई इंपैक्ट खास था नहीं। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है कि ब्रेंडन रॉजर्स का भी इक्वली रोल था। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूं कि इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्यों है, क्योंकि उसके बाद और उसके पहले अगर हम देखें तो ब्रेंडन रॉजर्स कुछ खास फिर कर नहीं पाए लिवरपूल के साथ, और फिर हमने देखा कि सुआरेज भी चले गए थे छोड़ के लिवरपूल, तो उसके बाद लिवरपूल फिर थोड़ा सा बैकवर्ड आ गई थी। फिर उन्होंने साइनिंग्स भी बहुत कुछ अच्छी करी नहीं थी, मारियो बालोटेली, रिकी लैम्बर्ट, इस तरीके के प्लेयर्स आए थे फिर लिवरपूल, मतलब टीम जो थी एक लग रहा था कि फिर से अच्छे डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन वो जेरार्ड के भी लास्ट ईयर्स थे और कुछ अच्छा हासिल कर नहीं पाई लिवरपूल ब्रेंडन रॉजर्स के मैनेजमेंट में। फिर वो सेल्टिक गए, सेल्टिक में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, सेल्टिक के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 2 लीग्स जीती, 2 स्कॉटिश कप जीते और 3 स्कॉटिश लीग कप जीते। तो देख सकते हैं आप काफ़ी सक्सेसफुल रहे अगर उनके सेल्टिक के टाइम की हम बात करें तो। और लेस्टर के साथ उन्होंने पिछले साल ही FA कप जीता चेल्सी को फाइनल में हरा के,
और कम्युनिटी शील्ड जीती। लेकिन अगेन लेस्टर के टाइम की अगर बात करें ब्रेंडन रॉजर्स के, तो कहीं ना कहीं चोक कर जाते हैं, टॉप 4 की रेस में रहते हैं हमेशा, और पिछले 2 सीजन से ऐसा हो रहा है कि लास्ट डे पे लेस्टर जो है वो बाहर हो जाती है अपना मैच हार के। सबसे ज़्यादा टाइम लेस्टर रहेगी टॉप 4 में, और फिर एंड में पता नहीं क्या होगा, वो बॉटल करने लग जाएंगे और फिर वो बाहर हो जाते हैं टॉप 4 से। तो वहाँ पे मेंटालिटी का क्वेश्चन आता है कि एलीट लेवल पे क्या ब्रेंडन रॉजर्स किसी बड़े क्लब को, किसी बड़ी टीम को ग्लोरी तक गाइड कर सकते हैं। तो ये एक मुझे ज़रूर डाउट है ब्रेंडन रॉजर्स को लेके। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब गाइज एक ना प्रूवन सीरियल विनर की ज़रूरत है। एक जिडान, रैल्फ रैग्निक, जो कि मतलब फिलॉसफिकली और मतलब मैं कहूँ कि फुटबॉल के रूट्स से जुड़ा हुआ बंदा, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके का बंदा, या फिर एरिक टेन हाग, जो जिस तरीके का उसको काम करते हैं आईएक्स में, टीम बनती है, बिखरती है, फिर उसको बना देते हैं। तो या तो ऐसा बंदा जिसको क्लब को बिल्ड करना आता हो फ्रॉम देयर वेरी फाउंडेशंस, या फिर ऐसा बंदा जिसको ट्रॉफीज जीतना, जिसको बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना आता है। ब्रेंडन रॉजर्स ने अनफॉर्चुनेटली ये दोनों काम नहीं करे हैं कहीं ना कहीं। और लेस्टर का भी जो मतलब रिक्रूटमेंट है ओवर द ईयर्स, वो जिस तरीके से वो क्लब चलता है और उनका बोर्ड है वो पहले से ही करता है। अगर आप क्लाउडियो रेनियरी के टाइम से भी देखें तो किस तरीके की साइनिंग्स करी थी यार उन्होंने। शिंजी ओकाजाकी, एंगोलो कांटे को उठा के लाए थे फ्रेंच लीग से, किसी ने उनका नाम नहीं सुना था। रियाद मारेस को स्काउट किया था, जेमी वार्डी को नॉन लीग फुटबॉल से उठा के लेके आए थे। तो इस तरीके की बहुत सारी साइनिंग्स करी है। हैरी मैगवायर को उन्होंने एक अच्छा डिफेंडर बना के प्रीमियर लीग का बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। बेन चिलवेल के साथ भी सेम केस है। तो लेस्टर का रिक्रूटमेंट, उनकी बोर्ड और जो उनके पूरा बैक रूम मैनेजमेंट है उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो ये तो उनका रहा ही है लेस्टर का पिछले मैं कहूँगा 7-8 साल में जो स्टाइल है। तो ब्रेंडन रॉजर्स क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सही है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक छोटी सी न्यूज़ और कि चेल्सी आर गोइंग टू बिड फॉर दी हंगेरियन सेंटर बैक अटीला ज़लाए, और ये अभी खेलते हैं फेनरबाचे में, टर्की का क्लब है और टर्किश सुपर लीग में खेलते हैं ये। तो आई थिंक दिस गोज़ ऑन टू शो कि रूडिगर की डील पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं चेल्सी को, और रूडिगर को हम ज़्यादा देख सकते हैं। तो क्या होता है इस पर? आई थिंक ये डील तो हो ही जाएगी, अग्री कर लिया है प्लेयर ने और उनके एजेंट ने, और कुछ 20-25 मिलियन के आसपास की ये डील रहेगी, विद ज़लाए अर्निंग अराउंड 4 मिलियन यूरोस पर ईयर। तो मैं ज़्यादा जानता नहीं इनके बारे में, और थोड़ा मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा कि किस तरीके का इनका स्टाइल ऑफ प्ले है, कैसा ये खेलते हैं। तो उसके बाद मैं अपना वर्डिक्ट दे पाऊँगा कि ये कैसी साइनिंग रहेगी चेल्सी के लिए। बट दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। और ये 3-4 मेजर न्यूज़ हैं जो आज चल रही हैं सब जगह, तो मुझे लगा कि मुझे अपने थॉट्स देने चाहिए इस पर। तो फिर फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।